नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी जो सीरीज़ थी इंडियन जियोग्राफी की, उसके अंदर जो हम कवर कर रहे थे इंडियन जियोग्राफी को, उसके अंदर मैं आज आपके लिए लेके आया हूं भारत की जियोग्राफी के अंदर भारत के प्रमुख पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। देखो, इंडियन जियोग्राफी हम कर रहे थे, तो इससे पहले मैं आपको इंडियन जियोग्राफी का एक वीकली रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद में हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। इससे पहले हमने क्या कुछ कवर कर लिया था वो देखेंगे। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी को साथियों जब भी हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था, इंडियन जियोग्राफी के अंदर मैंने आपको दो भागों के अंदर बांट के पढ़ना सिखाया था इंडियन जियोग्राफी को। कौन कौन सा? एक तो था राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, और दूसरा कौन सा था साथियों? दूसरा था, दूसरा कौन सा था? एक तो था राजनीतिक भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। कौन सा था साथियों? एक था भौतिक भूगोल। ठीक है, राजनीतिक भूगोल की हम अगर हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल के अंदर मैंने आपको ये कुछ बता दिया था अभी, भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, कितनी तटीय सीमा, कितनी स्थलीय सीमा, कितनी जलीय सीमा है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से राज्य है किस किस देश के साथ में सीमा बनाते हैं, कितनी कितनी सीमा बनाती हैं, ये सारी बातें हमने किसके अंदर की थी सर? ये सारी बातें हमने की थी राजनीतिक भूगोल के अंदर। ठीक है, 2 नंबर पे मैंने आपको बताया था भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को साथियों अगर हम पढ़ने की बारी आती है तो भौतिक भूगोल को मैंने आपको 5 भागों के अंदर पढ़ने के बारे में बताया था। कितने भागों के अंदर साथियों? 5 भागों के अंदर पढ़ा था भौतिक भूगोल को। भौतिक भूगोल को अगर हम 5 भागों के अंदर पढ़ते हैं तो वो कौन कौन से 5 भाग हैं उसके बारे में एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 नंबर हमारा भाग था हिमालय। कौन सा था साथियों? 1 नंबर जो हमारा भाग था वो था हिमालय। ठीक है, 2 नंबर का जो हमारा भाग था, 2 नंबर था उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान के मैदान। ठीक है, 3 नंबर का जो हमारा टॉपिक था, 3 नंबर था प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा था साथियों? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप भारत। 4 नंबर का जो हमारा मैदान पार्ट था वो था तटीय मैदान। 5 नंबर का जो हमारा पार्ट था, 5 नंबर का था द्वीप समूह। कौन सा था? द्वीप समूह। यहाँ तक हमने भौतिक भूगोल के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की थी। कितने भागों के अंदर बांटा था? 5 भागों के अंदर। हिमालय कवर कर लिया था। हिमालय को 4 भागों के अंदर बांटा था। कौन कौन से थे हिमालय थे? एक तो था ट्रांस हिमालय। कौन सा था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद में कौन सा था? महान। महान के बाद में कौन सा था? मध्य। मध्य के बाद में कौन सा था? शिवालिक। शिवालिक के बाद में कौन सा था साथियों? शिवालिक के बाद में था पूर्वांचल। कौन सा था साथियों? शिवालिक के बाद में था पूर्वांचल। हिमालय को 5 भागों के अंदर पढ़ा था। ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस को 4 भागों के अंदर पढ़ा था। कौन कौन से थे? जाश्कर, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश। 4 भागों के अंदर पढ़ा था। उसके बारे में महान पूर्वांचल के बारे में मैंने आपको बताया था, दक्षिण के अंदर फैला हुआ है, दक्षिण पूर्व पूर्व दिशा के अंदर फैला हुआ है, भारत के 4-5 राज्यों के अंदर है। ये जो इधर है ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, चारों राज्यों के अंदर फैला हुआ है। इसके बाद में गारो खासी जयंतिया के बारे में भी मैंने आपको बताया था। 2 नंबर पे जो हमारा टॉपिक था वो था उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदानों की बात करें तो मैंने आपको बताया था, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होता है हिमालय से गिरने वाली नदियों। हिमालय से जो नदी निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो नदी उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण करेगी ही करेगी। जिसके अंदर मैंने आपको गंगा का बताया था। इसको हमने क्षेत्रफल के आधार पे भी बांटा था। अभी किस किस राज्य के अंदर? राजस्थान के पढ़ा था, पंजाब हरियाणा के पढ़ा था। ठीक है, सारी बातें बड़ी थी ना, गंगा के मैदान के बारे में, ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में जो असम के अंदर है, सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। प्रायद्वीप भारत की आज शुरुआत करेंगे। तटीय मैदानों के बारे में पढ़ा था। तटीय मैदान याद है ना, तटीय मैदान कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं? सारा का सारा सिस्टम बताया हुआ है। इसके बाद में द्वीप समूह के बारे में भी जानकारी ली थी। द्वीप समूह किसे कहते हैं, कौन कौन से द्वीप समूह? अंडमान, लक्षद्वीप। कितने द्वीप समूह भारत के अंडर आते हैं? मैंने आपको बताया था कितने आते हैं? 247। कितने आते हैं? 247 आते हैं, जिनमें से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों में कुछ द्वीप समूह हैं, लेकिन भारत के अंदर कुछ किताबों के अंदर ज्यादा दे रखे हैं, लेकिन कम से कम आपको याद रखने इतने तो है ही हैं। ठीक है, यहां तक हमारी चर्चा होगी थी। तो आज जो हमारा पार्ट बचा था प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत भारत के भूगोल का सबसे बड़ा भाग है, 1 नंबर बात। ठीक है, सबसे बड़ा भाग है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के भूगोल के अंदर अगर हम इसको देखें तो भारत के भूगोल के अंदर ये भाग सबसे बड़ा है।
क्या है, ये भाग सबसे बड़ा है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर देख लेना, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आ जाएंगे पठार, आ जाएंगे चोटियां, आ जाएगी पर्वत, आ जाएंगे, ठीक है, नदियां आ जाएगी, मानसून आ जाएगा, कैसे मानसून आता है, वो सारा का सारा सिस्टम प्रायद्वीपीय भारत के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारी प्रायद्वीपीय भारत की। देखो, प्रायद्वीपीय भारत की कम से कम आपकी 15 क्लास होगी, तो शुरुआत 1 नंबर क्लास से करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पठार। पठार क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, उसके बाद में पठारों के ऊपर मैं आपको 2 क्लासें दूंगा, 2 या 3, जिसके अंदर भारत के जितने भी पठार हैं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे कवर इसके अंदर मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपने देख लिया होगा प्रायद्वीपीय भारत, भारत के मुख्य पठारों की आज हम चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत शुरू हो चुका है, आज इसकी पहली क्लास रहेगी, कम से कम इसकी 15 क्लास आएगी प्रायद्वीपीय भारत की, और पूरा का पूरा भारत का भूगोल इसके अंदर आएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम साथियों बात करते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर मैं आपको बता दूं, प्रायद्वीपीय भारत सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहते किसे हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप वो हिस्सा होता है, देखो, जो पानी से तीन ओर से घिरा हो। आपने भारत का नीचे वाला क्षेत्र जो देखा होगा ना, ऐसे ऐसे ही है ना भारत का नीचे वाला क्षेत्र, तो ये गुजरात से लेके और यहाँ तक का ये जो सारा सिस्टम है ना, ये सारा का सारा किस में आ जाता है, ये सारा का सारा प्रायद्वीप भारत के अंदर आ जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रायद्वीप भारत। क्या बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है प्रायद्वीप भारत बोला जाता है। ठीक है, द्वीप समूह और प्रायद्वीप के अंदर अंतर होता है। द्वीप समूह का ये मतलब होता है अभी वह भूमि का भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसको द्वीप समूह कहते हैं। प्रायद्वीप भारत वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, भारत का दक्षिणतम हिस्सा प्रायद्वीप है। अभी प्रायद्वीप भारत कितने क्षेत्रफल के अंतर्गत फैला हुआ है, वो सारी बातें करते हैं। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32,64,000, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है, लेकिन उनमें से 50% हिस्सा भारत का प्रायद्वीप भारत के अंदर आ जाता है। भारत का क्षेत्रफल आपको पता है ना कितना है, उसमें से 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रायद्वीप भाग भारत का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है। भारत के टोटल क्षेत्रफल का आप ऐसे मान सकते हो 50% भाग है जो किसके अंदर आ जाएगा, 50% भाग आ जाएगा प्रायद्वीप भारत के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा साथियों, प्रायद्वीप भारत के अंदर आ जाएगा भारत का 50% भाग। ठीक है, और प्रायद्वीप भारत भारत का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है। कौन सा है, भौतिक भूभाग। क्वेश्चन आ सकता है भारत का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग भूभाग कौन सा है, तो कौन सा है, भौतिक भूभाग है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, इसके अंदर आपको ऑप्शन दे देगा भारत का नदी तंत्र सिस्टम, प्रायद्वीपीय भारत, हिमालयन सिस्टम, या और कुछ एक आध ऑप्शन देके तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भी भारत का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भौतिक भूभाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, भारत में यह क्षेत्र एक अनियमित त्रिभुज का निर्माण करता है। अनियमित त्रिभुज मैंने आपको बताया था, भारत दक्षिण के अंदर ऐसे ही फैला हुआ है ना, आपको पता होगा, दक्षिण के अंदर ऐसे ही फैला हुआ है। तो ये सारा का सारा सिस्टम है, ये सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, ये सारा का सारा आ जाएगा सिस्टम प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। ठीक है, इसका विस्तार दिल्ली कटक से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी यहाँ पे तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका क्या नाम है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। पहली क्लास के अंदर ही बताया था, इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास के अंदर। इसका उत्तर पश्चिम सीमा अरावली की पहाड़ियों, अरावली की पहाड़ियां कहाँ से है, गुजरात और राजस्थान के अंदर फैली हुई है। मैंने आपको बताऊंगा, मैं आगे इसी टॉपिक के अंदर प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ही चर्चा करेंगे सारी पहाड़ियों की। अरावली की पहाड़ियों और उत्तरी सीमा बुंदेलखंड उच्च भूमि द्वारा बनाई गई है। बुंदेलखंड का पठार कौन सा है, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड के पठार के बारे में भी, बुंदेलखंड के उच्च सीमा बनाई गई है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है दिल्ली से शुरू होता है और ये कहाँ पे है, अरावली। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा तो अरावली से टच करती है, और उत्तरी सीमा बुंदेलखंड उच्च भूमि के द्वारा बनाई गई है। ठीक है साथियों, भारत में उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, भारत में उत्तर से दक्षिण की बात करें, यानी ऊपर से नीचे की बात करें, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों, 1600 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1600 किलोमीटर हो जाएगी। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई की बात करें, यानी पूर्व से पश्चिम, इधर से अरावली से लेके और ऐसे बात करें, तो ये कितनी हो जाएगी, लगभग 1400 किलोमीटर हो जाएगी। यानी इतना बड़ा क्षेत्र आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। ठीक है, आपको 29, 33 और 32, 14 तो याद ही है ना, मैंने आपको बहुत बार करवा दिया 32, 14 ये तो आपको याद ही है। अब इनमें से देख लेना लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है इसकी।
32-14 क्या है? 32-14 तो भारत की लंबाई है, 29-33 भारत की चौड़ाई है। 29-33 में से ही लगभग 50% हिस्सा क्या आ जाता है? प्रायद्वीपीय भारत का। और 3200 में से 1600 किलोमीटर क्या आ जाता है? प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आ जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो भी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 50% हिस्सा भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया। संपूर्ण प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग ही है। संपूर्ण प्रायद्वीप है गोंडवाना लैंड का भाग ही है। प्रायद्वीप भारत के भाग के प्रमुख पठार पाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख क्या पाए जाते हैं? देखो, इनमें प्रमुख पठार भी पाए जाते हैं, प्रमुख नदियां भी पाई जाती हैं, प्रमुख चोटियां भी पाई जाती हैं, सब कुछ पाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत जो कुछ आ जाता है ना वो सारा का सारा इसके अंदर ही आ जाता है। प्रमुख नदियां पाई जाती है प्रायद्वीप भारत। प्रमुख नदियां इस प्रकार है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां कैसे हैं? महानदी, एक एक नदी करवाऊंगा मैं प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत। एक एक नदी, एक क्लास के अंतर्गत सिर्फ दो नदियों को समझेंगे हम। जैसे महानदी और गोदावरी को आज उठा लिया तो उसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन, कहाँ से निकलती है, कैसे उद्गम हुआ, किन किन राज्यों को प्रभावित करती है, कहाँ पे गिरती है, कितना क्षेत्रफल किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो एक एक नदी को समझने की कोशिश करेंगे जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे तो। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। यह नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कहां से बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। देखो, पश्चिम से यानी इस साइड से इस साइड बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, तथा इस बात का संकेत करती है भी प्रायद्वीप भारत की ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। देखो, प्रायद्वीप भारत है ना, उसकी ढाल ऐसे है। ठीक है, ये पूरा का पूरा भारत है तो इसकी ढाल कैसे हो जाएगी? यानी ये जो हिस्सा है भारत का ये ऊपर उठा हुआ है और ये नीचे हुआ है, ये नीचे हिस्सा है। ये इस प्रकार है, भारत की ढाल है ना वो इस प्रकार है। तो इस साइड से जो नदियां जाएगी ना वो इधर बंगाल की खाड़ी में जाके ही गिरेगी। ये देख लेना, यहाँ से कोई नदी निकलेगी तो इस साइड ढाल है तो इस साइड जाएगी, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके ही गिरेगी। तो ये बात किसको दर्शाती है? अभी भारत का जो प्रायद्वीपीय ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं है, कुछ नदियां इधर अरब सागर के अंदर भी गिरती है। नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम दिशा में बहती है क्योंकि पठार की कुछ ढाल पश्चिम दिशा की ओर है। ये देखो, एक तो तापी नदी और एक नर्मदा नदी किस साइड में बहती है? ये दोनों की दोनों नदियां अरब सागर में जाके गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। ये बात इस चीज की भी संकेत करता है कि भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की ढाल है यानी वो ज्यादा किस साइड है? ज्यादा पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है भी सारी की सारी नदियां इधर आ जाए। कुछ नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उदाहरण मांगे तो उदाहरण क्या है इसका? एक तो नर्मदा नदी और दूसरी कौन सी है? तापी नदी। वो किस साइड में बहती है साथियों? अरब सागर के अंदर जाके गिरती है, यानी पूर्व से बहती है और पश्चिम की ओर गिरती है। बाकी सारी की सारी नदियां पश्चिम से बहती है और पूर्व की ओर गिरती है। समझ में आ गई इतनी बात? अभी नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? भूमि का वह भाग जो कितने ओर से पानी से घिरा हो? भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप से पहले द्वीप समूह की परिभाषा। द्वीप समूह और प्रायद्वीप के अंतर बहुत अंतर होता है। द्वीप समूह वो होता है जिसका चारों ओर से पानी से घिरा हो जो भाग, और प्रायद्वीप भारत वो होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है, भारत एक प्रायद्वीप भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये देख लेना, अगर ये इसकी सीमा है भारत की, मैं आपको रफली बना के बता रहा हूँ, ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा है। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है? दक्षिण के अंदर तो इसके आ जाएगा हिंद महासागर, ये तो आपको पता ही है, हिंद महासागर इस साइड है। दक्षिण के अंदर तो इसके हिंद महासागर आ गया। इधर कौन सा आ जाएगा? इधर आ जाएगा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। इस साइड में क्या आ जाएगा? इस साइड में साथियों आ जाएगा अरब सागर। क्या आ जाएगा साथियों? अरब सागर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? अरब सागर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है भारत का ये जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। इस साइड में हिंद महासागर यानी दक्षिण के अंदर इसके हिंद महासागर आ जाएगा, पश्चिम के अंदर इसके क्या आ जाएगा? अरब सागर आ जाएगा, और पूर्व के अंदर इसके क्या आ जाएगा? बे ऑफ बंगाल आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट, भारत के अंदर एक प्रायद्वीप तो है, दक्षिणतम प्रायद्वीप। ठीक है, दूसरा प्रायद्वीप है। दूसरा प्रायद्वीप कौन सा है? काठियावाड़ का प्रायद्वीप। काठियावाड़ मैंने आपको बताया था गुजरात के अंदर द्वीप समूह है, जब मैंने आपको करवाए थे ना, सॉरी तटीय मैदान करवाए थे, उसके अंदर काठियावाड़ के मैदानों की चर्चा की थी जो दमन एंड दीप पर खत्म होता है इसकी
कहाँ से शुरू होता है काठियावाड़? मैंने आपको बताया था खंबात की खाड़ी से काठियावाड़ का भाग शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है? इसके अंदर दमन और द्वीप तक फैला हुआ है काठियावाड़ का मैदान। ठीक है, दो है भारत के अंदर, एक तो दक्षिणतम बिंदु ये मैंने आपको बता ही दिया, एक तो ये है दक्षिणतम। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर भी एक आपने अगर गुजरात की सीमा देखी होगी ना, मैं आपको आगे मैप के अंदर बताऊंगा, ये देख लेना, पहले इसको पढ़ते हैं। भारत में काठियावाड़ प्रायद्वीप भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक तो दक्षिणतम है ही है भारत का, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी जिसको टच करती है वो तो है ही है। दूसरा कौन सा है? दूसरा काठियावाड़ प्रायद्वीप भी है। ठीक है, गुजरात के अंदर स्थित है, इसके उत्तर में कच्छ की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में खंबात की खाड़ी लगती है। ये देख लो, गुजरात जो स्टेट है भारत का, उसका कुछ हिस्सा, काठियावाड़ का जो हिस्सा है वो भी प्रायद्वीप के अंदर ही आ जाता है। उसके उत्तर के अंदर क्या लगता है? उत्तर के अंदर कच्छ की रण यानी कच्छ की खाड़ी लगती है। ठीक है, पश्चिम के अंदर अरब सागर लगता है, पश्चिम के अंदर। ठीक है, और दक्षिण के अंदर क्या लगता है? खंबात की खाड़ी लगती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसीलिए गुजरात के पश्चिम भाग को काठियावाड़ का प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुजरात का पश्चिम भाग है ना, उसको काठियावाड़ के प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है ये रहा। आपने ये भारत का मैप देखा होगा, ये देख लेना, ये पूरा का पूरा क्या है? ये तो कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसका, ये देखो, ये गुजरात का हिस्सा है ना, आपने अगर मैप के अंदर देखा होगा तो ये गुजरात का हिस्सा है। गुजरात के अंदर ये देख लेना, ये कौन सा लगता है? ये तो आ गई सर खंबात की खाड़ी। कौन सी आ गई? खंबात की खाड़ी आ गई। ठीक है, ये कौन सा आ गया? ये आ गया सर अरब सागर। कौन सा आ गया? अरब सागर। ठीक है, ये खंबात की खाड़ी, और ये कौन सा आ जाएगा? कच्छ की खाड़ी। कौन सी आ जाएगी? कच्छ की खाड़ी। ये देख लेना। अभी भूमि का वो भाग, प्रायद्वीप की क्या परिभाषा होती है? भूमि का वो भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। तो दूसरा भाग यहाँ पे गिर रहा है ना, एक और तो खंबात की खाड़ी टच कर रही है इसको, दूसरी ओर अरब सागर टच कर रहा है, और तीसरी ओर कच्छ की खाड़ी टच कर रही है, तो हो गया ना दूसरा प्रायद्वीप भारत का। ठीक है, पहला दक्षिण के अंदर है, दूसरा कौन सा है? दूसरा काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो आइंदा अगर क्वेश्चन आ जाए भारत के अंदर कितने प्रकार का प्रायद्वीप पाया जाता है, तो कितने हैं? दो प्रायद्वीप है। कौन सा? एक तो भारत का दक्षिणतम प्रायद्वीप, और दूसरा कौन सा है? काठियावाड़ का प्रायद्वीप। समझ में आ गई ना, काठियावाड़ का प्रायद्वीप। आज तक हमने किताबों के अंदर एक ही पढ़ा था, लेकिन दूसरा कौन सा है ये रहा आपके सामने। आप भारत के मैप के अंदर देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो। भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से गिरा हो, और गुजरात का काठियावाड़ का भाग है जो तीन ओर से पानी से गिरा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देख लेना कि इसको, उसको तो कौन कौन टच करता था? उसको तो दक्षिण के अंदर हिंद महासागर, पश्चिम के अंदर अरब सागर और पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी टच करती थी। इसके अंदर देख लेना, इसको पश्चिम के अंदर तो अरब सागर ही टच करेगा, उत्तर के अंदर कच्छ की खाड़ी और दक्षिण के अंदर खंबात की खाड़ी। दो और इसके खाड़ियां लगती है, एक और इसके क्या लगता है? एक और इसके अरब सागर लगता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अभी देख लेना प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात करें, तो प्रायद्वीप भारत के बारे में समझ लिया क्या कुछ होता है। परिभाषा बता दी मैंने प्रायद्वीप भारत की। भारत के कितने क्षेत्रफल के अंतर्गत फैला हुआ है? लंबाई इसकी 1600 है, चौड़ाई इसकी 1400 है। किसको कहते हैं? जो भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। कितने प्रायद्वीप हैं? एक दक्षिणतम प्रायद्वीप, और दूसरा कौन सा प्रायद्वीप है? दूसरा प्रायद्वीप है भारत का गुजरात के अंदर काठियावाड़ का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसको कहते हैं? भारत के अंदर कितने हैं? वो सारी की सारी बातें हमने कर ली। इसके बाद में आज हम बात करते हैं प्रायद्वीप भारत के प्रमुख पठार। दो पठारों को पढ़ेंगे, दो नहीं है, इसके कम से कम 8-10 पठार हैं। आगे की कक्षाओं के अंदर मैं करवाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ दो ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पठार के बारे में पता होना चाहिए। पठार कहते किसे हैं? पृथ्वी का वह भाग जो पृथ्वी के धरातल से 600 फीट ऊंचा हो लेकिन ऊपर से समतल हो, उसे पठार के नाम से जाना जाता है। कितने फीट ऊंचा हो? 600 फीट। ये देखो, ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का वह भाग जो पृथ्वी के 600 फीट ऊंचा हो। ये देख लेना, इसकी हाइट उदाहरण के लिए कितनी है? 600 फीट है, उदाहरण के लिए 600 फीट इसकी हाइट है। ऊपर से ये पृथ्वी का वह भाग जो ऊपर उठा हुआ, धरातल से ऊपर उठा हुआ हो, लेकिन ऊपर से क्या हो? ऊपर से समतल हो। क्या है ये? ऊपर से साथियों ये समतल है। ऊपर से समतल है, ऊपर से समतल हो, 600 फीट ऊंचा हो, वह क्या कहलाता है? वह पठार कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? पठार कहलाता है। और भारत के अंदर बहुत से पठार पाए जाते हैं ऐसे।
ठीक है। उदाहरण के लिए मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, वो सारे के सारे मैं आपको आगे करवाऊंगा, बता दूंगा कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो ठीक पठार की परिभाषा। एक पठार होता है और एक होता है पर्वत। पर्वत कौन सा होता है? भूमि का वह भाग जो पृथ्वी के धरातल से 900 फीट ऊंचा हो और ऊपर से समतल हो, उसे पर्वत। ऊपर से समतल न हो, इसको बोला जाता है ऊपर से समतल न हो। यहाँ पे न आएगा साथियों बीच में, ऊपर से समतल न हो, यानी ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वह भाग है और ये पृथ्वी के 900 फीट ऊंचा है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको पर्वत बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पर्वत बोला जाएगा। ये जरूरी नहीं है इस प्रकार ही हो, ये इस प्रकार भी हो सकता है साथियों, देख लेना। अभी ये देख लेना, ऊपर से समतल नहीं है ना, समतल नहीं है तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये पर्वत के अंदर आ जाएगा। और ये जो ऊपर से समतल है वो किसके अंदर आ जाएगा? वो पठार के अंदर आ जाएगा। पर्वत और पठार के अंदर ये अंतर है, जो पर्वत होता है वो पृथ्वी के धरातल से 900 फीट ऊपर हो, और पठार होता है वो पृथ्वी के धरातल से कितने फीट ऊंचा हो? वो पृथ्वी के धरातल से 600 फीट ऊंचा हो, तो वो क्या कहलाता है? वो पठार कहलाता है। लेकिन पर्वत ऊपर से समतल नहीं होता, पठार ऊपर से क्या होता है? पठार ऊपर से समतल होता है। बात करते हैं भारत के प्रमुख पठारों की। भारत के अंदर कौन कौन से पठार पाए जाते हैं? मालवा का पठार एक नंबर। बात करते हैं हम मालवा का पठार। मालवा का पठार ये रहा, भारत मैप के अंदर आप लोकेशन देख सकते हो। इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश, कुछ भाग मध्य प्रदेश के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन मालवा का पठार है जो मध्य प्रदेश से ऐसे है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो भाग पाया जाता है ना वो ऊपर उठा हुआ है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाग पाया जाता है वो जमीन के अंदर है, यानी वो नीचा है। इसका हिस्सा उत्तर प्रदेश वाला, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दक्षिणतम मालवा के पठार का जो दक्षिणतम भाग है वो तो है ऊपर उठा हुआ, और मालवा के पठार का जो उत्तरी भाग है वो है नीचे। ठीक है, यानी ये एक हाथ है, ये ऐसे है। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका नीचे है और ये हिस्सा इसका ऊपर उठा हुआ है। तो मालवा का पठार किस राज्यों के अंदर है? भारत के। इसकी कुछ सीमा गुजरात इसके अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर है, कुछ राजस्थान के अंदर भी फैली हुई है, थोड़ा बहुत गुजरात के अंदर भी फैला हुआ है मालवा का पठार। यह पठार नर्मदा और तापी नदियों का विंध्याचल पर्वत से पश्चिम में स्थित है। नर्मदा और तापी नदियों तथा विंध्याचल पर्वत मैं आपको बताऊंगा कि पश्चिम के अंदर स्थित है। यह एक त्रिभुजाकार आकृति का पठार है। पठार होते ही त्रिभुजाकार, ये देख लेना, त्रिभुजाकार आकृति है ना, ये त्रिभुजाकार आकृति है। यह कठोर चट्टानों से बना हुआ है। देखो, पठारों की अगर हम बात करते हैं तो किससे निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण। जब हमने हिमालय पढ़ा था तो हिमालय का निर्माण तो मैंने आपको बताया था भी, जब दो प्लेटें आपस के अंदर टकराती हैं, छोटी प्लेट हल्की प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है, भारी प्लेट ऊपर उठ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? भारी प्लेट भारी प्लेट नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, उससे क्या होता है? उससे पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है, लेकिन पठारों का निर्माण होता है वो कठोर चट्टानों से होता है। इसकी ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा, ये वाली दिशा ना, इसकी ढाल मैंने आपको बताया था उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है, इसीलिए इसके अंदर नर्मदा और तापी नदियां इस साइड में बहती है। ठीक है, इसकी ढाल उत्तर पूर्व में है। इस पठार में बहने वाली नदियां उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है तथा यमुना नदी में जाके मिल जाती है। यमुना नदी मैंने आपको बताया था, यमुना नदी उत्तर प्रदेश से निकलती है। ठीक है, इसकी पठार जब ये यहाँ से ये वाला हिस्सा इसका ऊपर उठा और ये वाला हिस्सा इसका नीचे है, तो यहाँ से जो नदी निकलेगी इस साइड के अंदर ही जाएगी ना, इस साइड के अंदर जाएगी, तो यहाँ पे जो यमुना नदी है उसके अंदर क्या हो जाएगी? उसकी सहायक नदियां बन जाएगी। किस पहाड़ की, किस पठार की नदियां? मालवा के पठार की नदियां किसकी सहायक नदियां बन जाती है? यमुना नदी की सहायक नदियां वो बन जाती है। ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश के लगभग 28% भूभाग पर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का टोटल प्रतिशत 100%, 100% में से 28% भाग पर कौन सा पठार है? मध्य प्रदेश के मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक है, मालवा के पठार के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूछ लेगा अभी मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती है बस, और किस साइड में बहती है। जब नदियों का टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी नदियां निकलती है मालवा के पठार से। ठीक है, मालवा के पठार की अगर हम बात करें तो किन किन राज्यों के अंदर फैला हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर भी इसका कुछ क्षेत्रफल आता है। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर जो भाग इसका पाया जाता है
यानी मध्य प्रदेश के अंदर इसकी दक्षिणतम सीमा पाई जाती है, दक्षिणतम सीमा इसकी ऊपर उठी हुई है, और जो भाग इसका उत्तर के अंदर पाया जाता है यानी उत्तर प्रदेश के अंदर पाया जाता है वो नीचे है। इसीलिए यमुना और तापी नदियां उसके यमुना के अंदर इसकी मालवा के पठार से जो नदियां निकलती है वो यमुना के अंदर बह जाती हैं, क्योंकि यमुना उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसका उत्तर प्रदेश के अंदर इसका जो हिस्सा है वो जमीन के अंदर है, यानी वो नीचे है इसके। ठीक है। मालवा पर मध्य प्रदेश के लगभग 28% भाग का निर्माण करता है। इसका विस्तार भोपाल, अभी ये मध्य प्रदेश के जिले हैं, भोपाल, गुना, रायसेन, सागर, विदिशा, देवास, सीहोर, उज्जैन, शाहपुरा, इंदौर, सलाम, धार, झाबुआ और मंदसौर, राजगढ़, नीमच जिलों तक फैला हुआ है। ये मध्य प्रदेश के जिले हैं, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। इन जिलों के अंदर फैला हुआ है भोपाल, गुना, रायसेन, सागर, विदिशा, देवास, सीहोर। मध्य प्रदेश के कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 जिलों के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश के। कितने जिलों के अंदर? 16 जिलों के अंदर इसका मालवा के पठार का मध्य प्रदेश के विस्तार पाया जाता है। मालवा पठार में राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। देखो राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र आता है, उत्तर प्रदेश के इतना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही है, इतना ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं फैला हुआ है, लेकिन फैला हुआ है। यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 81,767 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। दूसरा आ जाता है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा आ जाएगा साथियों? बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा। बुंदेलखंड के पठार की अगर हम बात करें, पहला मैंने आपको बता दिया मालवा का पठार, मालवा के पठार की लोकेशन बता दी इंडियन मैप के अंदर। ये इंडियन मैप है, ये यहाँ पे देख लेना, आपको पता है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर इसका ज्यादातर विस्तार है। मध्य प्रदेश के 28% भूभाग पर ये फैला हुआ है, वह इसका विस्तार है। जो ये कहाँ से उठा है? मध्य प्रदेश के, इसका जो मध्य प्रदेश के अंदर इसका हिस्सा है वो तो जमीन ऊपर उठा हुआ है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हिस्सा वो नीचे है। तो इसलिए इसमें बहने वाली नदियां, इससे निकलने वाली नदियां यमुना के अंदर जाके मिल जाती हैं। बुंदेलखंड का पठार दूसरा, यह पठार प्रायद्वीपीय अगर भूमि के मध्यवर्ती भाग पर विस्तृत है। भारत के इतिहास में यह पठार भारत के इतिहास में इसका अपना भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व है। भारत के इतिहास के अंदर इसका कौन कौन सा है? भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसके क्षेत्र में ज्यादातर 2 राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार भी कहाँ पे आ जाएगा? मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगा। दूसरा किसके अंदर आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा ये। ठीक है। इसके क्षेत्र में ज्यादातर 2 राज्य हैं, कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश, एक तो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है साथियों उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मालवा का पठार भी इन 2 राज्यों के अंदर था, लेकिन वो राजस्थान के अंदर भी फैला हुआ था। किसके अंदर फैला हुआ था? राजस्थान के अंदर भी फैला हुआ था। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर भी वो फैला हुआ था। यूपी के 7 जिले इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से यूपी के 7 जिले आते हैं? एक तो जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा और चित्रकूट। यूपी के 7 जिलों के अंदर बुंदेलखंड का पठार फैला हुआ है। फिर भी इसका ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ये क्या है? ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी है? मैं आपको इसकी मध्य प्रदेश की सीमा आपको बता दूं। ये मध्य प्रदेश की सीमा है। ठीक है। मध्य प्रदेश इस प्रकार ये ना, ये मध्य प्रदेश की सीमा है। और ये देख लेना, ये जो हिस्सा है इसका, ये किसके अंदर है? ये यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये बुंदेलखंड का पठार ये रहा। ठीक है। ये इतने जिलों के अंदर फैला हुआ है। ये दौसा और ये हमीरपुर और ये बांदा और ये महोबा, सारे के सारे चित्रकूट, ये सारे के सारे आगे ना, ये इतने जिलों के अंदर इसका विस्तार है। ठीक है। यहाँ की मुख्य भूआकृति गंगा मैदान और नर्मदा सोनगृत के बीच में स्थित विंध्यन बलुआ पत्थर के कगार पर पाई जाती है। यानी इस पठार में से क्या क्या निकलता है? इस पठार के ग्रतों में से बलुआ पत्थर निकलता है। ठीक है। सिंध, काली, बेतवा, दसान, कैन और नर्मदा इस भाग की मुख्य नदियां। कौन कौन सी? बेतवा, दसान, कैन, नर्मदा आदि इस भाग की मुख्य नदियां हैं। इसमें प्रथम 4 नदियों का प्रवाह उत्तर की ओर तथा नर्मदा का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है। पूर्व से पश्चिम की ओर का क्या मतलब होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर का
जो नदी पूर्व से बह के पश्चिम की ओर निकलती है वो किस में जाके गिरती है, वो गिरती है अरब सागर के अंदर। और जो पश्चिम से बह के पूर्व की ओर निकलती है वो कहाँ पे गिरती है, वो गिरती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये बातें बिल्कुल रफली है, मैंने आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बातें पता है तो आप आसानी से बता सकते हो कौन सी नदी कहाँ पे जाके गिरती है। ठीक है। नदियों का प्रवाह उत्तर से, नर्मदा का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है। प्रथम 4 नदियां यमुना में मिल जाती है। प्रथम 4 है वो कौन कौन सी है, जब नदियां करवाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन से पहाड़ से कौन सी नदी निकली है। बुंदेलखंड लोहा, सोना, चांदी, शीशा, हीरा, पन्ना के लिए समृद्ध है। यानी इनमें से लोहा निकलता है बुंदेलखंड के पठार से, सोना निकलता है, चांदी, शीशा, हीरा, पन्ना, ये आदि के आदि क्या निकलते हैं, ये सारे के सारे खनिज निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं सर, बुंदेलखंड के पठार से निकलते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चूना पत्थर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में रसई, सांगोन, महुआ, चार, हरी, बरेवा, आंवला, गटहर, खैर, दुबेन, महलोन, पाक, बबुल, करौंदा, सेमर, ये आदि वृक्षों के नाम है। यानी यहाँ पे प्रकृति की बात करें, वनस्पति की बात करें तो वो भी मिल जाएगा, खनिजों की बात करें तो वो भी मिल जाएगा। यानी ये पठार है, बुंदेलखंड का पठार अपने आप के अंदर समृद्ध पठार है, यानी इसके अंदर सब कुछ ही है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सब कुछ ही है। ठीक है। अब ये देख लेना, मैंने आपको 2 पठार करवाए हैं इसके अंदर। 2 पठार कौन कौन से, 2 पठार, एक तो मालवा का पठार, कौन सा था सर, एक तो मालवा प्लेटू, मालवा पठार, और दूसरा कौन सा है, दूसरा बुंदेलखंड का, कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। 2 पठार करवा दिए ना। अभी टोटल 8 पठार हैं, 8 या 9 होंगे ज्यादा से ज्यादा, जिनमें से 2 मैंने आपको करवा दिए। मैंने आपको प्रायद्वीप भारत बताया था, प्रायद्वीप भारत, एक तो ये हिस्सा प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत आ जाता है, और दूसरा ये देख लेना गुजरात का, इधर आ जाएगा खंबात की खाड़ी, इधर आ जाएगा पश्चिम, कौन सा आ जाएगा, अरब सागर, और ये इसके बीच का हिस्सा ना, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। तो ये जो गुजरात का हिस्सा है ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों इसके अंदर काठियावाड़ का प्रायद्वीप के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है साथियों, प्रायद्वीप भारत की परिभाषा बता दी, मेन मेन पठार बता दिए, 2 पठार हैं, बाकी को कल मैं आपको करवाऊंगा। 2 पठार मैंने आपको बता दिए, सब कुछ पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत के अंदर। तो ये थी आज की आपकी क्लास, तो ये देख लेना, ये नानक क्लासेस के ऐप के ऊपर सेकंड ग्रेड और पीटीआई शिक्षक के लिए जो हमारा भारत और विश्व का मैटर चल रहा है, जिसके अंदर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का भारत और विश्व का जितना भी मैटर है आपको टेस्ट के अंदर मिलेगा। उस टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन आपको शाम को मिल जाता है, जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन। ठीक है। इसका प्राइस मात्र और मात्र 100 रुपये है, ज़्यादा इसका कोई प्राइस नहीं है। 100 रुपये के अंदर आप भारत और विश्व का सारा मैटर अपना निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।